नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, एक बार उनको सुनते हैं कि उनका बजट को लेकर के क्या आकलन है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था उसको 73% पूरा होना बताया है। 27% तो खुद ही मान रहे हैं कि वो पूरा नहीं कर पाए, और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो 27% भी पूरा नहीं कर पाए। 75%, 80% से ज्यादा वो बजट इनका पेंडिंग है। सिर्फ थोथी घोषणाएं इस सरकार के द्वारा की गई। दूसरी बात, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 45 बिंदु हमारे घोषणा पत्र के पूरे कर दिए हैं, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 45% हमने उसको पूरा कर दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, इन लोगों ने वादा किया था हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करने का, इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने वादा किया 2700 रुपये गेहूं का एमएसपी देने का, मात्र 125 रुपये बढ़ा के 2400 करके, और इन्होंने उसको छोड़ दिया। इन्होंने वादा किया किसान की सम्मान निधि 6000 रुपये बढ़ाने का, उसमें से 2000 बढ़ाने का पिछले बजट के अंदर कहा गया, और 1000 रुपये ही देने का काम किया है। बचा हुआ 1000 भी 500 की 2 किस्तों में ये लोग देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जबकि राजस्थान के अंदर हर जिले में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। तो आज जिलों की संख्या 50 है, तो वो ये पूरा करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? और जिन मेडिकल कॉलेज की मान्यता रोकी है उनके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने ईआरसीपी की मैं बात करूं, ईआरसीपी का जो एमओयू है, मुख्यमंत्री जी ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। मीडिया के साथी भी हैं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, वो एमओयू आपको भी मिला या नहीं मिला, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर जाकर वाहवाही लूटने का काम कर रहे थे। वो एमओयू जनता के पास नहीं आया, और नतीजा ये हुआ कि ईआरसीपी के अंदर जो क्षेत्र आता है, वो चाहे टोंक सवाई माधोपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे भरतपुर हो, इन सारे क्षेत्रों में इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। यमुना की बात कर रहे थे, यमुना का पानी नहीं लेके आए। चाहे झुंझुनू हो, सीकर हो, चूरू हो, उन तीनों जिलों में भी इन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा। ईआरसीपी की आज बजट के अंदर कहा गया है कि हमने 9000 कुछ करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। तो वित्तीय स्वीकृति कब जारी हुई है उसका हमें बता दें, क्योंकि जो 9500 करोड़ रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति है वो हमारे समय की है, जिससे इसरदा और नवनेरा दोनों बांध बन के तैयार हुए। तो इन लोगों का तो उसमें तो कोई लेना देना है नहीं। जबरदस्ती हमारे समय की जो योजनाएं हैं, हमारे समय का जो पैसा दिया हुआ है, अपने समय का बता रहे हैं। एमओयू आज तक इन लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया। पिछली बार यहां पे 3900 एमसीएम पानी मिलना था, लेकिन इनके एमओयू के मुताबिक 2500 एमसीएम पानी मिलेगा। तब आप उद्योगों को कहां से पानी देंगे, किसान को कहां से पानी देंगे? इतने पानी के अंदर तो आपकी पेयजल की पूर्ति नहीं हो रही। बिजली के लिए बड़े बड़े दावे किए गए हैं, 2031-32 तक का रोड मैप बताया गया है। तो बिजली आज के समय में कितनी आ रही है? अब तो ट्रिपल इंजन की भी सरकार होगी इनकी। छत्तीसगढ़ से जहां से कोयला आ रहा है, और राजस्थान हो गया, और केंद्र सरकार हो गई। आज गांवों के अंदर हालात क्या हैं? इंडस्ट्री को ये लोग बिजली नहीं दे पा रहे,
किसान को ये बिजली नहीं दे पा रहे, आम पब्लिक को ये बिजली नहीं दे पा रहे, और बात कर रहे हैं 31-32 की। बजट का जो विजन रखा है 2047 का रखा है। 2047 में जो होगा वो तो 2047 में देखेंगे, लेकिन आज क्या हालात हैं, आपने 6 महीने पहले बजट रखा, उसका क्या हुआ, और आज जो बजट आप रख रहे हैं, आज वापस आपने 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी। तो आपने 70,000 पहले की थी, 30,000 और आप मान लीजिए उसको बढ़ा के कह रहे हैं। आज 1 लाख भर्तियों का आप उसका रोड मैप बताते कि कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब हम भर्तियां करेंगे। 4 लाख की घोषणा और कर दी है। 4 साल में 1-1 लाख कहां से करेंगे, उसकी जरा बता दीजिए। अग्निवीर जैसी योजना इन लोगों ने लाके देश के युवाओं का भविष्य खराब किया है। क्या इसी प्रकार की कोई योजना यहां लाने का ये लोग विचार रख रहे हैं? ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे समय में ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, उसकी भी बात मैं करना चाहूंगा कि हमारे समय में हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया था। सरकार ने 23-24 का जो राजकोषीय घाटे का जो अनुमान था वो 62,772 करोड़ था, और इस सरकार में ये राजकोषीय घाटा बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये इनकी आर्थिक नीतियां हैं। भारत सरकार का बजट आया नहीं है, ये बजट पहले लेके आ गए। इनकी अभी तैयारी नहीं है कि भारत सरकार क्या करेगी, हमें क्या करना है। कितनी ऐसी योजनाएं जिसमें भारत सरकार का सहयोग रहेगा, हिस्सा रहेगा। जिस पीकेसी की बात कर रहे हैं उसमें भारत सरकार कितना देगी, ये तय ही नहीं है। मनरेगा के अंदर वो क्या देंगे, ये तय ही नहीं है। और ये लोग बजट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने इनके ऊपर कर्ज छोड़ा है, परंतु आज के बजट में बताया कि राज्य का कर्ज बढ़ने जा रहा है, तो इनके समय में भी कर्ज बढ़ रहा है, ये बात ये कहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अगर पिछली सरकार से हमारी तुलना करें तो भाजपा के पिछले साल में 2018-19 में 16,638 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय था, जबकि हमारी सरकार ने 23-24 में 38,062 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया, जो कि इनके समय से डबल था। बजट का जो साइज है 18-19 में जो बजट का साइज था वो 2,12,275 करोड़ रुपए था। हमारा जो बजट आया 23-24 का वो 3,90,856 करोड़, यानी 84% बढ़ोतरी का हमने बजट पेश किया था। जीएसडीपी के अंदर भी 2018-19 में 9,11,519 करोड़ रुपए थी, और 23-24 में जो 15,76,186 करोड़ रुपए, यानी कि पूरे देश के अंदर सेकंड नंबर की जीडीपी राजस्थान की बनी। तो ये हमारी जो बजट की प्लानिंग थी, बजट का जो मैनेजमेंट था, इस वजह से हो पाया। और 17-18 में प्रति व्यक्ति जो आए थे वो 98,698 रुपए, यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में 30वें स्थान पर, और 23-24 में 1,56,149 रुपए, यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में 9वें स्थान पर हमारी सरकार के अंदर रही। ये अंतर सरकारों का रहा। इसमें यह भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो योजनाएं थी जो गरीबों को लेके चलती हैं, उनको लेके किसी भी प्रकार का बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया। अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा रसोई योजना और चिरंजीवी योजना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मुझे खुशी है कि आज पत्रकारों को चिरंजीवी से निकाल के आरजीएचएस में कर दिया, पर चिरंजीवी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो योजना जो 25 लाख का इलाज पूरे राजस्थान की जनता को दे रही थी, उस योजना को ये लोग बंद कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख का इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, प्लस
ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलग से, और पूरा राजस्थान कवर होता था, लगभग सभी हॉस्पिटल कवर होते थे। अब जो आयुष्मान भारत योजना आई है, 5 लाख का बीमा है, 71 लाख इस परिवार इसके बेनिफिशियरी हैं, कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं। ये इतना बड़ा अंतर दोनों योजनाओं के अंदर है, तो ये इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस के ऊपर भी इन लोगों ने कोई स्पष्ट नहीं किया है कि ओपीएस को जारी रखेंगे या बंद रखेंगे। केंद्र की जो मंत्री हैं वो ओपीएस को बंद करना चाहती हैं, तो राजस्थान सरकार ओपीएस शुरू रखेगी या बंद रखेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। साथ ही जो नए कनेक्शन दे रहे हैं उनको जो 100 यूनिट बिजली की छूट हम दे रहे हैं उसको ये देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सरकार के बाद में जितने भी नए कनेक्शन हो रहे हैं उनको ये लोग छूट नहीं दे रहे हैं। तो ये भी इन लोगों ने कहीं स्पष्ट नहीं किया है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। चाहे खाटू श्याम जी मंदिर की बात हो, हमारे समय का 32 करोड़ रुपए स्वीकृत है, वो काम चल रहा है, उसी को अब 100 करोड़ का बता के मैं समझता हूँ सरकार वाहवाही लेनी चाहती है। गोविंद देव जी के हमने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए, उस काम को इन लोगों ने अभी रोक रखा है, उसको ये शुरू नहीं कराना चाहते हैं। कुल मिला के इन लोगों की मंशा राजस्थान के प्रति सही नहीं है। इनका जो विजन है वो राजस्थान कैसे तरक्की करेगा इसको लेके नहीं है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। बातें कही हैं और जो भी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा का, जैसे पीएचडी के इलाकों में पैसे बढ़ाने की बात है, योजनाएं भी चालू की। लोकसभा चुनाव का परिणाम कौन सी योजनाएं चालू की है? और आपने जो अभी हाउस में भी कहा किसान देखिए, किसान की बात ये लोग करेंगे नहीं। हम अलग कृषि बजट लेके आए थे, नई पहल राजस्थान के अंदर शुरू हुई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस चीज को इन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। और मैं समझता हूं 3 घंटे का जो बजट वाचन हुआ, उस 3 घंटे में 3 मिनट किसान के लिए नहीं थी, 3 मिनट किसान के लिए नहीं थी। किसान का कोई जिक्र नहीं है कि किसान को हम किस प्रकार से मजबूत करेंगे। एक पन्ना फॉर्मेलिटी के रूप में इन लोगों ने किसान के लिए पढ़ा है, इसके अलावा कोई इस बजट के अंदर किसान का आगे का भविष्य क्या होगा इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। वन स्टेट वन इलेक्शन पर का इरादा सरकार का, वन नेशन वन इलेक्शन को आगे नहीं बढ़। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने अच्छी बात कही कि ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी के जिले में भरतपुर जिला प्रमुख का नोटिफिकेशन हो चुका है, उनके साथ के जो है वो चुनाव घोषित हो चुके हैं। भरतपुर में ये लोग नहीं जीत सकते, इसलिए वहां चुनाव नहीं करा रहे हैं। अलवर के अंदर अलवर के जिला परिषद सदस्यों ने 10 दिन से कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव दिया हुआ है। कलेक्टर सरकार के दबाव में काम कर रहा है, पार्षदों को आज तक तारीख नहीं दे पा रहा है। ये तो इनके कलेक्टरों की हालत है जो संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही नहीं, भादरा की जो घटना हुई है, बड़ा दुख हो रहा है। ये तो सुन पा रहे थे आप टीकाराम जूली को, नेता प्रतिपक्ष अपनी बातें रख रहे थे बजट को लेकर, और कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा साहब ये थोथी घोषणाएं हैं, कोई कहता है 45 बिंदु पूरे हुए हैं, कोई कहता है कि 45% काम पूरा हुआ है। क्या है सच्चाई जो सरकार की तरफ से बताई गई है वो उपलब्धियों से भरा हुआ, या फिर जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र थी वो 2 चीज़ें थी जिसकी तरफ हर कोई देख रहा था। एक था डीजल पेट्रोल का क्या होता है, फ्यूल में अगर हम बात करें तो सीएनजी एक ऐसी चीज़ है जो जेब को राहत देती हुई दिखाई देगी, वो भी तब अगर आपके पास सीएनजी वाली गाड़ी है। तो वहीं गेहूं की एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जिसे उठाते हुए वो दिखाई दिए।